तो स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। मैं हूं निखिल और हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे एसिड बेस इन वाटर। अगर एसिड एंड बेस को वाटर में डालते हैं, एसिड और बेस को, तो क्या उसमें फॉर्मेशन होता है, क्या होता है उसमें, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल जानने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले पार्ट को। सबसे पहले समझते हैं एसिड इन वाटर। अगर किसी एसिड को अगर हम लोग वाटर में डालते हैं तो वहां पे हमें हाइड्रोजन आयंस मिलेंगे, H प्लस आयन इन वाटर। अगर हम लोग किसी भी एसिड को वाटर में डालते हैं तो ही हाइड्रोजन आयन मिलेंगे। अगर हम प्योर एसिड लेके चलते हैं तो उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं होंगे। तो ये एक मिसकंसेप्शन है, इसको आप दूर रखिएगा। जब भी किसी एसिड को हम लोग वाटर में डालेंगे तो वहां पे हाइड्रोजन आयन का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। अब कभी कभी ये हो जाता है कि हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोनियम आयन के साथ भी दिखाया जाता है, ठीक है। तो वो भी हम लोग समझते हैं। पहले एक रिएक्शन लिखते हैं, उससे हमें समझ में आएगा। जैसे कि HCl है, ठीक है। इसको अगर हम लोग वाटर में डालते हैं तो यहाँ पे हमें H प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन यहाँ पे हमें फॉर्मेशन का होगा, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन मतलब कि वाटर में रहेगा H प्लस आयन और क्लोरीन आयन यहाँ पे आयंस में टूट जाते हैं। तो जब भी कोई एसिड को हम लोग वाटर में डालते हैं तो वो H प्लस आयन में टूट जाते हैं। अब चूंकि H प्लस आयन, आप अगर बात करो हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में तो सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जो उसका पहला सेल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे H प्लस है, H प्लस का मतलब ही हो जाता है कि वो भी इलेक्ट्रॉन हटा हुआ है। तो वो एटम में अब बचा क्या? ध्यान दो, इस एटम की अगर हम लोग बात करेंगे, हाइड्रोजन आयन का जो एटम होगा उसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, उसमें तो सिर्फ न्यूक्लियस बच गया ना। अब बात करो कि अगर एटम की साइज और न्यूक्लियस की साइज का कंपैरिजन करो तो 1 लाख टाइम्स छोटा होता है। तो वो नॉर्मल एटम से कितना छोटा हो गया, ठीक है। H प्लस आयन तो बहुत ही छोटा, वो एक तरह का प्रोटॉन बन गया, वो भी सिंगल प्रोटॉन हो गया, ठीक है। तो जब भी ये सिंगल प्रोटॉन वाटर में रहता है, H प्लस रहता है, तो इसको वाटर मॉलिक्यूल आपस में घेर लेते, ठीक है। और इसको H3O प्लस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसी जो H3O है इसी को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, HYDRONIUM, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि वो सिंगल H प्लस के फॉर्म पे एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएगा। क्लोरीन एग्जिस्ट कर जाएगा क्योंकि इसका साइज बड़ा है, बहुत सारे 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक आ गया 18 हो गया, ठीक है। तो इसमें काफी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन H प्लस आयन वाटर में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इसकी साइज बहुत ही ज्यादा छोटी है, प्रोटॉन के फॉर्म पे। इसलिए वो एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके यहाँ पे H3O का फॉर्मेशन करता है, जिसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। समटाइम्स कभी कभी आपने ये भी देखा होगा, कभी कभी H प्लस को 4 वाटर मॉलिक्यूल्स घेर लेते हैं, ठीक है। 4 वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में घेर लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा H9O4 प्लस, ठीक है। तो इस तरह का भी आप देख सकते हो कहीं पे, ठीक है। तो सेम चीज है, हाइड्रोनियम आयन ही कहते हैं। जैसे कि H प्लस आयन आप देखो वाटर सॉल्यूशन में रहेगा, H प्लस आयन है, इसको चारों तरफ से H2O इसको घेर लेता है, ठीक है। H2O ऐसे अगर रहेगा, H2O और एक H प्लस आयन, तो हाइड्रोनियम आयन के कभी कभी 4 H2O भी इसको घेर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। चारों तरफ से इसको घेर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अकेला में तो एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएगा, ठीक है, सिंगल प्रोटॉन है, कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए यहाँ पे इस तरह का फॉर्मेशन होता है, H9O4 प्लस का भी फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज है, H2O है, यहाँ पे 4 2 8 और एक H मिला के 9 और O 4 है तो यहाँ पे 4, ठीक है। H9O4 प्लस यहाँ फॉर्मेशन होगा, या फिर हाइड्रोनियम आप सिंपली लिख के चल सकते हो H3O। यहाँ पे H3O कैसे बन गया, हाइड्रोजन एक ये वाला हाइड्रोजन और 2 ये 3 मिला के 3 हो गया, और एक ऑक्सीजन 3 और H प्लस का H प्लस यहाँ पे आ गया, तो H3O प्लस यहाँ पे ये चीज का फॉर्मेशन हो जाता है, ओके। तो इसी को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन देता है अगर कोई एसिड वाटर में डिसॉल्व होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे बेसेस इन वाटर। अगर किसी बेस को वाटर में डालते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो जैसे एसिड को डाले थे तो H प्लस आयन हाइड्रोनियम आयन को दिया था, और बेस को डालेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन को देगा। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे लिखा हुआ है, NaOH को अगर हम लोग वाटर में डालते हैं, ठीक है, वाटर में डालते हैं तो यहाँ पे Na प्लस आयन और OH माइनस आयन देगा। तो ये जो OH माइनस आयन है इसी को कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। OH माइनस आयन जो है ये हाइड्रोक्साइड आयन के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी बेस को अगर हम लोग वाटर में डालते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करेगा, कोई भी एसिड को अगर हम लोग वाटर में डालते हैं तो वो
H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। अब एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को यहाँ पे जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज में, उसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। अब मान लो कि एक वाटर का सॉल्यूशन है जिसमें एसिड भी है, एसिड है, और उसमें हम लोग बेस भी डाल दिए, तो वो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो एग्जैक्टली में यहाँ होता क्या है, ठीक है, HX मतलब कि मान के चल रहा हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल से मैं लेके चल रहा हूँ HCl, ठीक है, H हो गया और X के जगह पे कोई भी एसिड हो गया यहाँ पे, ठीक है, जो कि क्लोरीन रख लो या SO4 रख लो या फिर NO3 रख लो, कोई भी रख लो। तो HCl ले लिए और मेटल हाइड्रोक्साइड तो NaOH ले लिए, यहाँ पे M मेटल हो गया, OH माइनस हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, MX दे रहा है, NaCl का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, ये वाला चीज और ये वाला Na, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे H+ आयन प्लस Cl माइनस OH माइनस आयन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, H आयन और OH आयन, ठीक है। तो NaCl का फॉर्मेशन होगा और H आयन और OH माइनस, और यहाँ पे H आयन प्लस OH माइनस हाइड्रोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन आपस में कंबाइन होके यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा था, उसमें यही चीज हो रहा था कि एसिड जो था वो H+ आयन दे रहा था, मतलब हाइड्रोनियम आयन दे रहा था, और जो बेस था वो हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा था। दोनों आपस में कंबाइन कर लिया, जो एसिड का जो NaOH का जो सोडियम था वो HCl के क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर गया, लेकिन जो हाइड्रोनियम आयन था वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन यहाँ पे कर देता है। तो ये इसी होता है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके। अब कोई भी एसिड और बेस को अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा, जब भी किसी भी, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग बात करें सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है, अगर इसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा H+ आयन देने लगेगा, जिसके कारण ये बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे समझो, इफ वाटर इज एडेड टू ए कंसंट्रेटेड एसिड the heat generated may be cause the mixture to splash out and cause burn। अगर कंसंट्रेटेड एसिड है, एक हमारे पास बीकर है जिसमें H2SO4 लिखा हुआ, वो भी कंसंट्रेटेड है, ठीक है, कंसंट्रेटेड है मतलब कि वाटर का अमाउंट बहुत ही नामात्र का या फिर नहीं है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग ऊपर से वाटर डालते हैं, तो जैसे ही वाटर डालते हैं किसी भी एसिड में, तो H+ आयन देगा, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा, और ये जो हाइड्रोनियम आयन का जो फॉर्मेशन होता है इसमें बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जिसके कारण ये बहुत ही ज्यादा स्प्लैश आउट हो जाएगा, तो छलक के बाहर आ जाएगा या फिर छींटा पड़ के कहीं जला भी सकता है, बहुत ही ज्यादा हाई हीट होता है। इतना ज्यादा हाई हीट हो जाता है कि कभी कभी ये जो गैस का कंटेनर रहेगा उसको भी तोड़ देता है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा एसिड और बेस जो है उसको धीरे धीरे करके इसमें डाला जाता है, पानी में ही एसिड को डाला जाता है, ठीक है, एसिड में वाटर को नहीं डाला जाता है, पानी में ही धीरे धीरे एसिड को या बेस को धीरे धीरे करके जाता है, ठीक है। तो ये वाला बात हमें हमेशा याद रखना है, क्योंकि इतना ज्यादा हाई हीट नहीं हो, जैसे भी हम थोड़ा थोड़ा करके हम एसिड को अगर हम लोग वाटर में डालते जाएंगे तो वो धीरे धीरे ही उसका जो हीट है वो डिस्पोज होते जाएगा और वो छलकेगा नहीं, वो छलके नहीं आएगा, ठीक है, इसमें बर्निंग का केस नहीं होगा। अब डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड एसिड एंड बेस तो यहाँ पर हम लोग को समझ में आ ही चुका है। तो यहाँ पे यही चीज होता है, अगर हम लोग डाइल्यूट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत कम अमाउंट ऑफ एसिड रहेगा और वाटर की मात्रा ज्यादा रहेगा, मतलब कि H+ जो है वो कम रहेगा, ठीक है, H+ जो है उसकी मात्रा कम रहेगी। वहीं पे अगर OH डाइल्यूट बेस है तो OH की मात्रा यहाँ पे कम रहेगी। वहीं अगर कंसंट्रेटेड एसिड की अगर हम बात करें तो H+ की मात्रा बहुत ज्यादा रहेगी, इसलिए वो कंसंट्रेटेड एसिड कहलाएगा। और वहीं पे OH की माइनस की जो मात्रा है, कंसंट्रेशन बेस की बात कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड बेस की बात अगर करते हैं तो वहां पे OH की मात्रा बहुत ज्यादा रहेगी। तो यही इसमें डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जैसे कि HCl, ठीक है, अगर इसमें हम लोग वाटर डालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और वीक एसिड कौन सा हो जाता है, जो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन का प्रोड्यूस करता है, जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है, इसको अगर हम लोग वाटर में डालते हैं तो H+ का जो फॉर्मेशन होगा वो कम मात्रा में होगा, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ एसिड CH3COOH के फॉर्म पे ही रह जाएगा और यहाँ पे कुछ मात्रा में OH का भी फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बेस को हम लोग डालते हैं तो यहाँ पे जो अमाउंट है H+ वो बहुत ही
ज्यादा कम रहेगा, ठीक है, और कुछ डिसोसिएट ही नहीं होगा, जिसके कारण यहाँ पे हमारा जो एसिटिक एसिड हो गया, जो ऑर्गेनिक एसिड होगा, वो उसको हम लोग वीक एसिड के रूप में हम लोग उसको जानते हैं, क्योंकि H+ का जो फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन वो कम करता है, वहीं कंसंट्रेटेड वाला जो होगा वो ज्यादा करेगा। यही सेम चीज हो जाएगा अगर हम लोग बेस की बात करें। स्ट्रॉन्ग बेस जो रहेगा उसमें हाई अमाउंट ऑफ OH आयन का प्रोडक्शन होगा, जो वीक बेस होगा उसमें OH का जो अमाउंट है, OH- का अमाउंट वो कम होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो।